नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी और 26 नवंबर ये दोनों दिन मेरे लिए विशेष मायने रखते हैं, क्योंकि पेशे से नहीं तो पढ़ाई से मैं वकील ज़रूर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के हर नागरिक को कानून की मूलभूत जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि आप गौर से देखेंगे, तो हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके नाम हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था के अंदर रहकर उसे पराजित किया, वे सारे या तो पेशे से वकील थे या फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, अ, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आप नाम गिनते-गिनते थक जाएँगे। ये सब पेशे से वकील थे या फिर वकालत की पढ़ाई कर कर आए हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये पढ़ाई इसलिए की थी कि यदि किसी व्यवस्था को शांतिपूर्वक ढंग से उससे लड़ना है, तो ये ज़रूरी है कि हम उस व्यवस्था को समझें और तभी तर्क के द्वारा हम उसे पराजित कर सकते हैं। आज हम अंग्रेज़ों के गुलाम तो नहीं रहे, पर हम दमित ज़रूर हैं। हमारा दमन हो ही रहा है, शोषण हो ही रहा है और अपने ही लोगों के द्वारा। ऐसे समय में कानून की सटीक जानकारी ही असली संपत्ति है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपनी आर्थिक और भौतिक संपदा की रक्षा कर सकते हैं। और इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी लॉ, शेयर होल्डर राइट्स वगैरह की। कानून के हिसाब से एक कंपनी, उसका मैनेजमेंट, उसके डायरेक्टर्स, सीईओ, उसके एम्प्लॉइज़, ये सब अलग-अलग व्यक्तित्व हैं। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी की गलतियों का खामियाज़ा, एक कंपनी की गलतियों का दोष आप उसके मैनेजमेंट पर नहीं दे सकते हैं। वे कानूनी रूप से उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। यह कानून का एक लचीलापन है और इसी लचीलेपन को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है, जिसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स, कुछ एथिक्स, कुछ लॉज़ ऐसे होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कंपनी इस तरीके के काम ना करे, जिससे कि आम शेयर होल्डर्स या नागरिक या उपभोक्ता इत्यादि को नुकसान हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी की आड़ में जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो है, वह आर्थिक खबर है और वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। ज़ी के शेयर प्राइसेस रातों-रात 30% नीचे गिर गए। इस बारे में ना तो मीडिया, ना ही बड़े म्यूचुअल फंड्स, ना ही ज़ी के बड़े शेयर होल्डर्स, कोई भी इस मामले में बात नहीं कर रहा है कि क्यों ज़ी के स्टॉक प्राइसेस एक ही दिन में 30% नीचे गिर गए और इससे आम शेयर होल्डर्स को क्या सीख लेनी चाहिए। इस बारे में हम चर्चा करेंगे राजीव रंजन सिंह जी से, जो आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, आपको स्टूडियो में आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद राजीव जी, स्टूडियो में आने के लिए। आपसे पहला सवाल तो ये है कि पहले ये बताइए कि रातों-रात ज़ी के जो शेयर्स हैं, वो 30% नीचे गिर कैसे गए? जी, आप जनवरी 22 की बात कर रही हैं, शायद जनवरी 23 की बात कर रही हैं, क्योंकि 22 को तो अयोध्या का प्रोग्राम था, तो उस दिन तो हुआ नहीं था कुछ। जनवरी 23 को जो है, उस दिन गिरे थे ये, 1/3 वैल्यू इरोजन हो गया था, मार्केट कैप का इरोजन हो गया था ज़ी में। और उसका रीज़न था कि जो ज़ी ने एक डील साइन किया था सोनी के साथ में, वो एग्रीमेंट, वो मर्जर का डील था, ठीक है? वो कोलैप्स हो गया था। और कोलैप्स होने का कारण अगले दिन जी ने प्रेस रिलीज एक इशू किया। सोनी की तरफ से तो कोई वक्तव्य ज्यादा आया नहीं, बट जो जी का जो वक्तव्य आया, उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया, तो उससे ये समझ में आया कि भाई जो पुनीत गोयनका है, जो सीईओ हैं, जो सुभाष चंद्रा जो फाउंडर थे जी के, उनके बेटे हैं, तो जी ऐसा चाह रहा था कि भाई मतलब जो जी के फाउंडर हैं, ये चाह रहे थे कि इनको बोर्ड में, ये जो भी मर्ज कंपनी होगी, उसके बोर्ड में पुनीत गोयनका या गोयनका फैमिली से कोई एक या दो व्यक्ति रहें, ठीक है? और उसके अलावा वो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन चाह रहे थे, किसी भी तरीके के कोई भी कानूनी जो भी उनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं,
या किसी भी तरीके का जो भी कानूनी कार्रवाइयों से आने वाले दिनों में गोयनका जी या जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स हैं उनके खिलाफ यदि कुछ आता है, तो उसकी उसकी लाइबिलिटी को भरने के लिए, मतलब उस लाइबिलिटी को उठाने के लिए वो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन चाह रहे थे सोनी से, कि अब ये मर्ज हो जाने के बाद जो भी पुराना हुआ उसका जो भी आने वाले दिनों में जिस भी तरीके की जिम्मेदारी बनेगी उसको सोनी उठाएगा। मैं एग्जैक्ट इसके लिए आपको उनकी प्रेस रिलीज का वो पार्ट पढ़ के बता देता हूं जो जी ने अपने विज्ञप्ति में जारी किया था। इसमें इन्होंने लिखा है, मिस्टर पुनीत गोयनका, एमडी एंड सीईओ ऑफ जी लिमिटेड, was agreeable to step down in the interest of merger, and proposals in this regards were discussed, including for appointment of a director on the board of the merged company, protections for conduct of pending investigations and legal proceedings in the best interest of Z Limited's directors and shareholder, and the consequent modification to the scheme to incorporate the same। यानी कि ये मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं प्राप्ति? हाँ, आप ये बताइए कि कोई इस तरीके का प्रोटेक्शन क्यों चाहेगा? मतलब कि अगर मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? अगर कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें आपको मालूम है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, तो आप मतलब इस तरीके की बातें क्यों करेंगे? और ये किस तरीके का तुक है कि आप किसी से कहें कि हाँ, हाँ, मेरी कंपनी ले लीजिए पर पुराना अगर कोई पाप निकले तो वो आप धोएँगे। मतलब ये क्या है? अब ये देखिए, ये इसी चीज को तो समझते हुए सोनी डील से, जो मुझे लगता है सोनी डील से पीछे हट गया कि ये ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो है हम वो क्यों ऑफर करें। आपने क्या किया है पुराने दिनों में जब कंपनी आपके पास में थी, ये तो हम बता नहीं सकते। उसकी लाइबिलिटी यदि कुछ निकला तो उसकी लाइबिलिटी सोनी क्यों लेगा, है ना? तो राजीव और जी सोनी, हम सब ये समझ रहे हैं कि मतलब यदि कुछ निकला का मतलब उन्हें पता है कि शायद कुछ निकलेगा ही, तभी इस तरीके का प्रोटेक्शन की माँग हो रही है। मेरा सवाल ये है कि मतलब इस तरीके की इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस रखने के लिए सुभाष चंद्रा एंड फैमिली, पुनीत गोयनका इंक्लूडेड, उनका कितना स्टेक था ज़ी में कि वो इस तरीके की माँग रख सकते हैं? देखिए, ये भी बड़ी गजब का, मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही गजब की स्थिति है। मैंने कभी भारत के कॉरपोरेट इतिहास में इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं देखा है। जी ग्रुप का मतलब जो फाउंडर्स हैं, उसमें जी एंटरटेनमेंट, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसमें मात्र 3.99% सुभाष चंद्रा एंड फैमिली का स्टेक है, हिस्सेदारी है। उससे ज्यादा हिस्सेदारी तो कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स की है जो आज की डेट में जी में ओन करते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स और इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड हाउसेस और इंश्योरेंस कंपनीज मिलके 43% के ऊपर जी में ओन करते हैं, वो भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। इंडियन म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं 32.49% और इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं 10.66%। ठीक है, तो 32.49 और 10.66 को मिला लीजिए तो 43% के ऊपर तो सिर्फ इंडियन म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी इसके अंदर में 18% के ऊपर ओन करते हैं। तो यदि आप मिला लें इनको, सॉरी 28% के ऊपर होल्ड करते हैं, तो 43 और 28, तो 72 के आसपास तो यही ओन करते हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद भी मुझे मतलब आश्चर्य हो रहा है कि 72% ओन करने के बाद भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं कुछ बोल रहे। जी प्राप्ति जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ये कौन से म्यूचुअल फंड से, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर आप नाम बता सकें, एटलीस्ट जी डोमेस्टिक, जिनका जी 3.99% से ज्यादा स्टेक है, जी ये नाम अगर आप बता सकें। जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा स्टेक जी में जो म्यूचुअल फंड ओन करता है, जो स्कीम ओन करती है और जो म्यूचुअल फंड, वो है आईसीआईसीआई।
ठीक है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है वो 7.25% ओन करता है एज पर द कैपिटल लाइन डाटा। दिसंबर 31 का, लास्ट ईयर दिसंबर 31 2023 के मैं डाटा बता रहा हूं, ये कैपिटल लाइन के डाटा है, ये मेरे डाटा नहीं है। ओके, 7.25% जो है वो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल ओन करता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है, जो पहले रिलायंस कैपिटल के भी नाम से निप्पॉन जाना जाता था, वो 6.12% ओन करता है। आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो 5.26% ओन करता है। और आपसे ये तो परसेंटेज टर्म में बताया मैंने कि ये जी में इतना ओन करते हैं, पर इनका कितना पैसा लगा है वो भी मैं आपको 6 म्यूचुअल फंड्स का बता देता हूं, जो टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स जो ओनर है जी में। सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड का लगा है 1928 करोड़ रुपए। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का 1615 करोड़ लगा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का 1389 करोड़ लगा है। कोटक महिंद्रा का 681 करोड़ लगा है। आदित्य बिरला का 610 करोड़ लगा है। और टाटा म्यूचुअल फंड का 547 करोड़ लगा है। इसके अलावा ये एक अहम जानकारी ये कि एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो जी का 5.12% स्टेक ओन करती है, यानी वो भी चंद्रा से ज्यादा ओन करती है। एलआईसी जो है, सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका जो फैमिली है, इससे ज्यादा ओन करती है एलआईसी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 2.12% स्टेक ओन करता है जी में। और एचडीएफसी इंश्योरेंस जो है वो 1.85% ओन करता है। तो कमाल की ये बात यह है कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस इतना। जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? ये जो आपने जो अमाउंट बताया, ये 30% गिरने के बाद के अमाउंट है, 30% या पहले पहले का नहीं, वैल्यू है? ये तो मैंने एब्सोल्यूट पैसा बताया। अब तो इनका स्टेक बढ़ जाएगा। 1928 करोड़ रुपए की जो स्टेक है, अगर इन्होंने नहीं बेचे तो वो तो नीचे आएगा। ठीक है, देख आप एक चीज समझिए, 7.28% तो दिसंबर 31 के डेट के हिसाब से वैल्यू हमको दिख रहा है। अब जो भी इनकी जनवरी 31 को फाइलिंग होगी, जो फरवरी में आएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कम किया, ज्यादा किया। पर मूल सवाल वो नहीं है। मूल सवाल प्राप्ति जी ये है कि जब आपका इतना ज्यादा स्टेक लगा हुआ है, ये कोई म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगे हैं वो कोई फंड मैनेजर के तो है नहीं, या जी। कोई फंड के मैनेजमेंट के तो है नहीं। ये तो मेरे आपके जैसे लोगों के पैसे लगे हैं, ठीक है, छोटे छोटे लोगों के। तो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की फिड्यूशियरी ड्यूटी थी। जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की, वही यहां सामने नजर आ रहा है कि कंप्लीटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फेलियर हुआ है ऑन म्यूचुअल फंड साइड। कि जब आपको पता है कि भाई ये इतना, मतलब ये डील जो है डावाडोल स्थिति में चल रही है, क्योंकि ये डील 2021 में साइन हुई थी, ठीक है, दिसंबर 2021 में। इनके पास में टाइम था 2 साल के अंदर में इसको एग्जीक्यूट करने का। ये डील एग्जीक्यूट नहीं हुई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका इतना बड़ा स्टेक है इस कंपनी में, वो क्या भूमिका निभा रहे थे? वो क्यों सोए हुए थे? और वो आज क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि ये मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके फेवर में काम कर रहे हैं? ये जो छोटे छोटे लोग 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 का जो सिप करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, क्या ये उनके इंटरेस्ट में ये है कि फंड नीचे गिरे? मैंने तमाम म्यूचुअल फंड हाउसेस को मैंने लेटर, ये मेल लिखा है, और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सभी 6 के जिनके नाम आपको बताए, उन 6 ने कोई भी रिप्लाई देने से मना कर दिया है। आप समझ रही मेरी बात? मैंने 6 म्यूचुअल फंड्स को जिनके नाम मैंने पढ़े, मैंने उन्हें बोला कि नहीं, हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। टाटा म्यूचुअल फंड और मतलब कोटक को लिख के दिया, बाकियों ने तो जवाब देने तक का नहीं, ये एक लाइन का भी जवाब देने की जहमत नहीं ये उठाई। राजीव जी, ये म्यूचुअल फंड अगर कोई एक व्यक्ति होता, ये म्यूचुअल फंड अगर अगर किसी और का पैसा होता, किसी का अपना पैसा होता, तो वो एनसीएलटी में जाते या फिर अपनी आवाज उठाते? क्या क्या करते थे वो? नहीं, वो तो लड़ते भाई, वो तो इमरजेंसी मीटिंग के लिए कॉल करते। जी। 2021 में इन्वेस्को ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेस्ड एक बहुत बड़ा फंड है वर्ल्ड ओवर, इन्वेस्को, उसका 17% पैसा है इंडिया की अलग अलग कंपनीज में लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड है। वो भी जी को लेके गए थे, घसीटा था उन्होंने, और सेबी को भी लेटर लिखा था, और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया था, ठीक है। और उसके बाद ही ये हुआ कि भाई इन्वेस्को को समझ में आया कि इसमें कुछ होने जाने का नहीं है।
क्योंकि उस टाइम में जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट सुभाष चंद्र उस टाइम में राज्यसभा मेंबर थे। अब आप ये बताइए, हरियाणा से वो राज्यसभा में गए थे, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जो लोग लेजिस्लेचर बनाते हैं इंडिया में, वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में क्यों इतने, मतलब उनका रुख जो है। विजय माल्या इसके पहले एग्जांपल है, वो भी राज्यसभा में थे, आज वो देश से फरार हैं विजय माल्या, और हम सब सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर में। सुभाष चंद्र जी राज्यसभा के मेंबर थे, आज देखिए सवाल उठ रहा है। एक रात मेरे में, ख्याल एक से दिन की ट्रेडिंग में 30% वैल्यू इरोड हो जाना, ये म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं मेरे ख्याल आके से सेबी को लेटर लिख रहे हैं या तमाम तरीके के इमरजेंसी मीटिंग कॉल करने की बात कर रहे हैं? और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका बोर्ड की है। जो बोर्ड है जी जी का, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं कुछ भी बोल रहा? मतलब वो तो एक लेटर जारी करके सुभाष चंद्र बोल रहा, सॉरी, पुनीत गोयनका जी के सीईओ और एमडी पोस्ट में अपनी पूरी तरीके से ये विश्वास जाहिर कर रहे हैं। मैं बोर्ड के भी नंबर नाम पढ़ देता हूं, मेंबर्स की, जो जी एंटरटेनमेंट के ये हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। इसमें भी पिता और पुत्र दोनों ही हैं, 8 लोग हैं बोर्ड में, जिसमें से सुभाष चंद्र पिता, पुत्र पुनीत गोयनका दोनों मेंबर हैं। आर गोपालन करके हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के किसी टाइम में सेक्रेटरी हुआ करते थे। आदेश कुमार गुप्ता जी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अलीशिया वाई आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वो सिंगापुर में बैठती हैं, वो भी मेंबर हैं। पीयूष पांडे जो एडवर्टाइजिंग गुरु माने जाते हैं, वो भी इसके बोर्ड मेंबर हैं। विवेक मेहरा जी बोर्ड मेंबर है, साशा मीर चंदानी है, एंड पुनीत गोयनका। तो ये 8 लोगों का बोर्ड है, ठीक है। अब मुझे ये सवाल नहीं, मुझे मतलब मेरे मन में ये सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो हैं, ये लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? ये क्यों पुनीत गोयनका की अभी भी लीडरशिप में अपने ट्रस्ट को शो कर रहे हैं? आप जी सोचिए, ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का हुआ है, जिनका वैल्यू इरोड हो गया है और वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो ज्यादा से ज्यादा इन फंड से पैसे निकाल सकते हैं। ये फॉरेन रहता है, अमेरिका रहता है, तो अभी तक लोगों ने फंड से पैसे निकालने शुरू कर दिए रहते कि फंड नहीं नहीं मैनेजर्स इसके पास तो है नहीं। जी। राजीव जी यहाँ पे शायद शायद ये म्यूचुअल फंड्स में जिनका पैसा लगा हुआ है, दीज इन्वेस्टर्स ये सेबी को कम से कम एक चिट्ठी लिखी सकते हैं, आस्किंग द बोर्ड टू टेक द रेगुलेटर टू टेक कॉग्निजेंस, कि कम से कम इस बात का कॉग्निजेंस लीजिए कि भाई हमारे पैसे इस इन म्यूचुअल फंड्स में लगे थे, हमें नहीं मालूम, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि ब्रेकअप क्या है। पर अगर इस तरीके की डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी जिसको बोलते हैं, कि अगर इस तरीके की बेरुखी है एक स्टॉक के प्रति, तो आपको क्या पता कि दूसरे स्टॉक्स के प्रति भी बेरुखी है, क्योंकि मेरे बाप का पैसा नहीं है, किसी छोटे आदमी का पैसा है, मैं जिम्मेदार तो हूं नहीं, मेरी जिम्मेदारी है पर मैं जिम्मेदार नहीं हो रहा हूं, और मुझे बोलने के लिए भी कोई नहीं है। तो ऐसे मामलों में एक कम से कम इन फंड्स में जिनका पैसा लगा हुआ है, कम से कम वो सेबी को एक लेटर लिख सकते हैं, जिससे कि सेबी जो है क्वेश्चन करे इन म्यूचुअल फंड से। और तो यही यही एक रिकोर्स बचता है कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जब कोई पैसा लगाता है तो डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर मार्केट रिस्क वहां पे होता है जहां पे रिस्क अननोन चीज के लिए रिस्क होता है, जहां आपको बिल्कुल। दिख रहा है कि ये खतरा है और हाँ। ये चीज हो सकती है। जहां आप देख सुन के आप कोई चीज इग्नोर कर रहे हो, आपकी ड्यूटी नहीं अगर निभा रहे हो, तो वो रिस्क रिस्क नहीं रह जाता है, वो होता है इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ये जी फिड्यूशियरी ड्यूटी है इनकी, एंड जी, तो यहाँ डेरिलेक्शन पे ऑफ ड्यूटी कर रहे नेग्लिजेंस, हैं। जी ये नेग्लिजेंस का केस जो है ये बनता है, क्योंकि ये मार्केट रिस्क नहीं है, आपको पहले से पता था ये चीज हो सकती है। सोनी बार बार ये बोल रहा था, पुनीत गोयनका अड़े हुए थे, इस तरीके की चीजें ये म्यूचुअल फंड्स को पहले से पता थी। तो अगर देखिए, मैंने अगर कोई वो इन्वेस्टर चाहे तो ये स्टेप तो कम से कम ले सकता है, हम और मैंने कुछ जो भले इनको ही ना मेल करें। लिखा था, मैंने जो इनको मेल लिखा था उसमें क्लियरली मैंने जो इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को भेजा था, उसमें क्लियरली मैंने पूछा है कि व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन जी। मतलब कई क्वेश्चन है उसमें, एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई अब तो आप क्या स्टेप ले रहे हो, ये तो बताओ, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट, और पहले क्या स्टेप लिया है ना। आप अभी तक बैठे हो, 2 साल का समय मिला है, 2 साल का,
और आप ये बोलोगे कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कुछ, आप बाहर क्यों नहीं निकले पहले? आप ये समझिए, ये मैसिव जो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमेशा कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। नहीं साहब, आई बेग टू डिफर, म्यूचुअल फंड सही नहीं रहते हैं। मैंने आपके कई कार्यक्रम में पहले भी बोला है, ये इस तरीके से लोग जो है अपना ट्रस्ट आप पे डाल रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई के पैसे दे रहे हैं, यानी वो आपके ऊपर में अपना ट्रस्ट ये कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं। वो जो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जो आपकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है, आप उसको टाइम पे यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे तो आप अपनी सैलरी कैसे जस्टिफाई करोगे, ये मुझे समझाइए। तो कहने का अर्थ ये है प्राप्ति जी कि कुल मिला के कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोला था, कॉर्पोरेट्स पे तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, म्यूचुअल फंड्स पे बात की, बट मोटा मोटी यही है कि भाई म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, अच्छा एफआईएस में भी वैनगार्ड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कई सोवेरियन वेल्थ फंड ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और अमांसा जो है उसका भी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है, पर उनका इन्वेस्टमेंट कम है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मुकाबले। तो ये अब फर्ज बनता है, जो भी आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि आप इनमें से कोई भी स्कीम को होल्ड करते हैं तो आप लिखिए इन फंड्स को, चिट्ठी लिखिए, फोन कीजिए, जैसा भी पहुंच सकते हैं, और उनसे पूछिए कि आप हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और आपने इसके सिर्फ पहले उनको क्यों नहीं नहीं, कोई सेबी एक्शन लिया, सेबी को भी लिखिए, और सेबी सेबी को भी को भी चिट्ठी लिखिए, लिखिए। जी क्योंकि ये जी फंड्स जी। जब आपको अगर जवाब नहीं दे रहे हैं और इस तरीके की जो लापरवाही जो कर रहे हैं, तो पता नहीं कितना ही सुनेंगे किसी पर। ओम्बुड्समैन है, सेबी है, इन सबको भी साथ में लिखिए, जिससे कि कम से कम आपने कुछ तो किया। इसका क्या हश्र होता है हमें नहीं मालूम, पर ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और जिस तरीके से सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका जिस तरीके से अड़कर बैठे हुए हैं और जिस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने लगाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई साफ पाक व्यक्ति इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बस इतनी सी बात है कि हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं न कहीं हम ये कहते हैं कि बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहीं से भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। हर दूसरे दिन, हर साल कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल आ जाता है। ये अभी अब हम लास्ट ईयर पुण्यतिथि अदानी मना था। रहे हैं। हाँ, पुण्यतिथि मना रहे हैं अदानी स्कैंडल की। अब नया स्कैंडल हमारे सामने आया है और भी आते रहेंगे। आई मीन ये नहीं, हमारा पर दुर्भाग्य। प्राप्ति जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये देखिए सिर्फ कॉर्पोरेट्स की बात नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया संस्थान भी जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियां कहाँ निभा रहे हैं। एक साल हुआ अदानी ये हिंडनबर्ग एक्सपोजे की पुण्यतिथि मनाते हुए, आप बताइए कितने लोगों ने इसके ऊपर में जो है कार्यक्रम कंडक्ट किए या ऑर्गेनाइज किए। जी, लास्ट ईयर राजीव में जी बहुत अगर सारे चैनल्स पे आया हिंडनबर्ग के ऊपर में और अदानी के ऊपर में बात करते हो, सत्य हिंदी पे तो सबसे ज्यादा आया। मैं, मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सत्य हिंदी ने एक कार्यक्रम किया हो उस दिन या उस पूरे हफ्ते में इस विषय के ऊपर में। तो समझने वाली बात है कि सिर्फ कॉर्पोरेट से नहीं, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है। जी प्राप्ति जी। अगर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता, तो ये यूट्यूब चैनल खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो वैकल्पिक मीडिया की जगह ही नहीं बचती, दैट्स राइट। जी। और वैकल्पिक मीडिया इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि बाकी मीडिया जो है, द फोर्थ एस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो पूरी तरीके से शायद खत्म हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जैसे तैसे बचाए रखें, और कोशिश जारी रहेगी। उसके आगे और क्या कहेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि कोई ना कोई तो जरूर इस चीज का कॉग्निजेंस लेकर सेबी को लिखेगा, इस तरीके की शिकायत आगे बढ़ाएगा। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैं इन म्यूचुअल फंड्स में कुछ होल्ड नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं जरूर लिखती। धन्यवाद। धन्यवाद।